आपको वहाँ पहुँच के पहला सरप्राइज क्या मिला ऑस्ट्रेलिया पहुँच के? सबसे बड़ा सरप्राइज तो पहली बात तो जॉब न मिलना था। एडिलेड उतरे थे तो बिल्कुल इसी तरह से समझ लीजिए अब इसके आगे की कहानी कैसे शुरू होगी कुछ नहीं पता था, ये सबसे बड़ा फियर था। तो अब हमारे पास करो या मरो वाली स्थिति थी, तो निकाल दिया गया हमको हॉस्टल में। कभी ये नहीं कहता हूँ मैंने हॉस्टल छोड़ा, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे हॉस्टल से निकाला गया था। ये घर किराए पर उठा के चलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ घर रहेगा और वहाँ ज़रा सा भी स्ट्रगल होगा तो मन भागेगा और एकदम से अपने को मौत के मुंह पे झोंक दो। अब जो होगा सो वहीं पर देखा जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री इतना मजबूत बनाती है आपको, स्ट्रगल करने की इतनी ताकत देती है कि इसके दम पे हम वहाँ पर पहुँचे। हेलो एंड वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती। मैं हूँ आपकी होस्ट श्रद्धा और मैं हूँ अंशुमान सिंह ठाकुर। और आज हम लाए हैं एक ऐसे गेस्ट जिनकी जर्नी इंडियन स्टेज थिएटर से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची और वहाँ के ऑस्ट्रेलिया यूट्यूबर बन गए। यस, ही इज एन एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर। इनका यूट्यूब चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया लोगों को ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल से, फन कंटेंट से और एक्टिंग के एक्सपीरियंस से अवगत कराता है। प्लीज वेलकम शक्ति पांडे। वेलकम Thank you. शक्ति जी, वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती। थैंक यू वेरी मच। चलिए सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल आप पे दागते हैं कि फतेहपुर से मुंबई तक का सफर, जो कि सपने की नगरी बोलते हैं लोग, कैसे शुरू हुआ, क्या थॉट थी इसके पीछे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया श्रद्धा जी आपने। और सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूं, तो यूट्यूबर कभी भी कहीं पर किसी भी प्लेटफॉर्म में जब शुरू होता है तो अपने चैनल का इंट्रोडक्शन जरूर देता है। तो मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और इनके यूट्यूब चैनल पर भी, जिसका नाम है लाइट कैमरा मस्ती। और इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी ऐसी खबरें और ऐसे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ और उनकी जर्नी दिखाते हैं जो बहुत ही इंस्पायरिंग होती हैं। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है 4-5 एपिसोड अगर आप इनके देखोगे और आप मुंबई को और बॉलीवुड को अगर समझना चाहते हो तो आपको एक नई तरीके की समझ मिलेगी और बहुत नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। अब मैं देता हूँ इनके सवाल का जवाब। थैंक यू सो मच शक्ति जी, थैंक यू। कि देखिए, जिस तरह से इस देश में हज़ारों लाखों युवाओं का एक सपना होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ खास कर सकें, और चूँकि भारतीय समाज में हमारी बॉलीवुड मूवीज़ का या और दूसरे भी स्टेट्स की जो मूवीज़ हैं उनका असर जीवन में बहुत गहरे तक होता है, तो बचपन से हमारे अंदर भी था। तो जब मौका मिला, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मेरी लाइफ की जो जर्नी डिटेल में देखनी है तो मेरे चैनल में माई लाइफ शब्दों में करके एक पूरी सीरीज़ है 26 एपिसोड की, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। पर यहाँ आपके सवाल को रिलेवेंट करते हुए थोड़ा सा बताऊँगा कि जैसे ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसके बाद घर वालों को ये था कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएँ या ऐसा कुछ करें। और इनफैक्ट मेरे बड़े भाई साहब ने कोशिश करके मुझे एक गवर्नमेंट जॉब दिलवा भी दी थी उत्तर प्रदेश में। मैं फतेहपुर जनपद का रहने वाला हूं, जो कि कानपुर और प्रयागराज के बीच में एक छोटा सा जनपद है। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पर फंस जाऊँगा तो मैं अपनी ज़िंदगी के उन सपनों को नहीं जी पाऊँगा। तो इसके लिए अपनी केवल माँ को मैंने बताया था और किसी को पता नहीं था, और चुपचाप मैं चला आया मुंबई आने के बाद में, जैसे कि तमाम सारे जो स्ट्रगल करने वाले और तमाम सारे आर्टिस्ट और दूसरी भी फील्ड के लोगों को झेलना पड़ता है यहाँ का स्ट्रगल, हमने भी खूब झेला यहाँ पर। और शुरुआत हमने यहाँ पर आकर के की थिएटर से। काफ़ी मज़ेदार सफ़र रहा, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा, बहुत ही पेनफुल था, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे इस शहर में जैसे कि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सत्यदेव दुबे जी थिएटर के पितामह कहे जाते हैं, उनका भी संरक्षण प्राप्त हुआ, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और दूसरे भी कई डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर से, उनके साथ में हमने काम किया, फिर कुछ सीरियल्स वगैरह भी किए। लेकिन मेरा जो फोकस हुआ वो थिएटर में ज़्यादा रहा, क्योंकि थिएटर करने में जब एक आर्टिस्ट को मज़ा आने लगता है, जैसे कि मुझे पता है कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने भी आपके साथ थिएटर ज्वाइन किया था और काफ़ी कुछ सीखा भी था उस टाइम पे। जी। और कॉन्फिडेंस काफ़ी सीखा था, क्योंकि मैं नई आई थी उस टाइम, तो बहुत ही कमाल का वो एक्सपीरियंस रहा है मेरा आपके साथ। राइट। तो थिएटर में आने के बाद तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊं, जो लोग उत्तर प्रदेश या बिहार के पर्टिकुलर कुछ एरिया से आते हैं, हम लोगों के यहाँ बोली हिंदी ज़रूर जाती है, लेकिन जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत डिफरेंट होता है। मतलब सा, शा, जा, वो सबका कुछ पता ही नहीं था। हम भी वैसे ही आए थे, लेकिन यहाँ ये सब कुछ थिएटर में सीखने को मिला, बहुत बारीकियाँ सीखने को मिली भाषा की। सबको लगता है हम हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन जब आप
थिएटर करते हैं या एक्टिंग करने आते हैं तो आपको पता चलता है कि यार हमारी भाषा में कितनी अशुद्ध शब्द हम जो बोलते हैं वो सब कुछ यहाँ सीखने को मिला। और ज़िंदगी को बहुत करीब से एक एक्टर की हैसियत से अलग अलग कैरेक्टर्स को जब आप जीना शुरू करते हैं तो आपका जो चीज़ों को समझने का तरीका है वो बहुत डीप हो जाता है, बहुत गहराई तक जाता है। और वो जर्नी काफ़ी मज़ेदार थी, काफ़ी अच्छी थी। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ अभिनय से तो नहीं चलती है। इस शहर में सरवाइव करने के लिए अभिनय के साथ साथ आपकी जेब में थोड़ी बहुत मुद्राएं होनी चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल। पैसा भी होना चाहिए, वो सभी के साथ में लगा रहता है। तो यस, थिएटर करते करते साइड में हम तमाम सारी चीज़ें ट्राई करते रहते थे कि लाइक कभी राइटिंग करते थे, कभी कुछ डायरेक्शन का ट्राई करते थे। देखिए, एक एक्टर आकर, मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री में, आप अंशुमन जी बताइएगा, आप भी, मतलब चूँकि अंशुमन जी के बारे में बता दूं कि ये काफ़ी बड़े कैमरामैन हैं और इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी फिल्में कर रखी हैं और उनके पिताजी भी इसी फील्ड में थे, कैमरामैन थे, नामचीन कैमरामैन थे। वो उसके बारे में अभी इनसे पूछूंगे तो खुद बताएंगे। और असल में ये मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ये हमारी आपस में एक दूसरे की बातचीत है और एक दूसरे के बारे में जानने का एक माध्यम है। तो यहाँ पर आता तो इंसान ज़्यादातर एक्टर बनने ही है, बट फिर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि यार मैं तो राइटर भी बड़ा अच्छा हूँ वो राइटिंग करने लगते हैं। और कई एक्टर्स को भी पता चलता है यार मुझ में डायरेक्शन। ये असल में पता क्या चलता है कि जहाँ थोड़ा सुविधाजनक ढंग से आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है फिर आदमी उसी तरफ, चाहे सुभाष गई हो, तमाम लोगों को हमने सुना है कि आए एक्टिंग करने ही थे, बाद में लेकिन उन्होंने अलग अलग फील्ड। नहीं, आपको एज यू प्रोग्रेस आपको मालूम पड़ता है कि आपका फोटे क्या है, आपकी आपके अंदर आपका एक्चुअल टैलेंट किधर, किस फील्ड में है। तो और फिर जैसे जैसे मौके आपको मिलते जाते हैं, थोड़ा सा लाइफ आगे गो विद द फ्लो वाली बात है, राइट। फिर जिंदगी भी आपको पुश करती है आगे। तो इसी तरह से मुझे फिर थिएटर करते करते लगा कि मैं शायद प्ले लिख सकता हूँ। फिर मैंने 2-4 प्ले लिखे भी, मंचन भी किया उनका काफ़ी एक्टर्स के साथ में। फिर मैंने काफ़ी दिन थिएटर पढ़ाया भी यहाँ पर। मुझे थिएटर पढ़ाने में जो मज़ा आता था, मुझे लगता है अभिनय से ज़्यादा, जैसे कई फील्ड में मैंने देखा है कि लोग IAS PCS लोगों को प्रिपेयर करते हैं तो लोग बोलते हैं आप क्यों नहीं बन गए। मुझे लगता है जब वो प्रिपरेशन दूसरों की करवाने लगते हैं तो वो एक अपनी तरह का मज़ा होता है। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे और अच्छी चल रही थी ज़िंदगी यहाँ पर। और आज जब मैं देखता हूँ मुंबई में तमाम सारे जब सीरियल्स और आजकल तो वेब सीरीज़ बहुत सारी हैं, मूवीज़ हैं, तो उनमें हमारे टाइम के जो मित्रगण थे तो काफ़ी लोग काफ़ी सक्सेसफुल। मैं लोगों के नाम वाम नहीं लूँगा, नहीं तो लोगों को लगता है कि हमारा नाम लेकर के आप अपनी बातें बेच रहे हैं शायद, वो तो नहीं करूँगा मैं। लेकिन हाँ, काफ़ी स्ट्रगलिंग था शुरुआत में, क्योंकि आपके पास कुछ मुंबई में ऐसा कुछ माध्यम नहीं होता, कोई बेस नहीं होता है। तो और इस शहर में जितने भी पैसे आप लेके आ जाएं कम पड़ते हैं। तो मुझे लगता है जो भी लोग नए आते हैं शुरुआत से उनको अपनी एक बजटिंग करनी चाहिए, किफ़ायत के साथ में खर्च करें, क्योंकि इस शहर में माया नगरी है। यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको लुभावनी लगती हैं, पता नहीं होता, पैसे आते हैं और अचानक फिर ख़त्म भी हो जाते हैं। तो हमने इन सब चीज़ों का शुरुआत से मुझे लगता है कि कायदे से मैनेज किया और थिएटर करते 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 एक ऐसा मुकाम आया जहां मुझे लगा कि ज़िंदगी को अब दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए। तब फिर फतेहपुर से मुंबई और फिर मुंबई से आगे की यात्रा मैंने की ऑस्ट्रेलिया। जी, क्या क्या सोच थी इसके पीछे, वहाँ जाने के पीछे? सोच बड़ा अच्छा प्रश्न है कि मुझे लगता है कि आदमी को रेलेवेंट रहना चाहिए। किसी भी इंसान को अपने बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जब हम थिएटर करते थे तो हमें ऐसे ऐसे लोग मिले जो 20 साल से, अंशुमन जी 20 साल से स्ट्रगल कर रहे थे उसी फील्ड में, कुछ खास नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो डटे थे। और वो उन लोगों को आज भी मैं कहीं देखता हूँ तो वो आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ पर खड़े थे। मैं किसी को डीमोरलाइज नहीं करूँगा, हतोत्साहित नहीं करता हूँ, लेकिन एक समय के बाद में आपको पता रहना चाहिए कि ये अगर नहीं बन पा रहा है तो हमारे पास में ऑप्शन बी क्या है। तो जैसे लोगों का ऑप्शन बी होता है कि आप कैमरे में चले गए या डायरेक्शन में चले गए, स्टोरी राइटिंग में चले गए, कुछ लोग खुद का प्रोडक्शन शुरू कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि मुझ में ये सारी काबिलियतें नहीं हैं, लेकिन मैं कम से कम भाग तो सकता हूँ लेकिन भागूं सही दिशा में। आप समझ रहे हैं ना कि भागने के 2 तरीके हैं कि गो बैक टू पवेलियन। तो पवेलियन तो जा नहीं सकते, नहीं तो फिर वहाँ गांव में लोग बोलते कि चला मुरारी हीरो बनने तो उस बदनामी के दंश से। हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पर था भी तो इसी सब फील्ड में काम करते हुए और मैंने शादी कर ली थी। और शादी मुझे लगता है मैंने टाइम पे कर ली थी और उसके पीछे भी सोच यही थी कि जो काम होने हैं वो टाइम टू टाइम होते चले जाएं, कि किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिए। तो मैंने टाइम पर शादी कर ली थी। तो मेरी पत्नी जो है तो वो भी पढ़ी लिखी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि थिएटर या एक्टिंग से उतना बड़ा कुछ अगर नहीं भी हो पा रहा है तो भविष्य को देखते हुए, चूँकि हमारे देश की अपनी कुछ समस्याएँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब होती हैं,
तो उसी बीच में हमें एक मित्र मिले, चाइनीज़ हैं और हमारी ही बिल्डिंग में रहते थे, तो अक्सर आते थे, दोपहर में लंच वंच करते हम लोग मिलते, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया करते थे। यूके, यूएसए, उनके वीडियोस दिखाते, और वो रह के आए थे 2 साल यूके में, तो उन्होंने जो है तो बहुत इंस्पायर किया कि आप फॉरेन का ट्राई कीजिए। तब फिर हमने कई देशों का देखा कि कहाँ जा सकते हैं, अपनी काबिलियत कहाँ पे ज़्यादा रिलेवेंट है, तो फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में विचार किया। और फिर उससे रिलेटेड ऐसा नहीं कि हम अचानक जंप कर गए, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड बजट था, इन सब चीज़ों में पैसे भी काफ़ी खर्च होते हैं और एग्ज़ाम्स वगैरह भी क्रैक करने पड़ते हैं, और वहाँ के अपने कुछ क्या बोले निश्चित पात्रताएं हैं कि आपकी ये पात्रता हो तो ही आप वहाँ जा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमने देखा, मैच किया, 2-4-6 महीने का टाइम लिया, सब अच्छी तरह से समझा। फिर उसके बाद में हमने अपना जो है तो ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन जो है तो प्रोसेस किया, और लगभग 1.5 साल का टाइम लगा। 2007 से हमने शुरू किया था, एंड 2009 में हमारा जाके वीज़ा आया PR का, मतलब ऑस्ट्रेलिया का, साउथ ऑस्ट्रेलिया का, ये क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर्ड वीज़ा था साउथ ऑस्ट्रेलिया का। तब फिर उसमें कंडीशन थी कि 2 साल हमको साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहना था, जिसका वहाँ की कैपिटल है साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड। तो हम लोग यहाँ से दोनों लोग गए, और वो दिन मैं आपको बताऊँ अंशुमन जी, बड़ा अजीब सा था। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ से जाने से पहले भी मैं लगभग अपना बॉम्बे में अपना घर द्वार सब, लोखंडवाला में मेरा घर है अभी भी, तो यहाँ से जाने से पहले हम कर चुके थे कि जब हम यहाँ से जा रहे थे, बहुत सारे मित्र जो है हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे, तो मन, दिल, आत्मा सब मुंबई में थी, बस शरीर है जा रहा था क्योंकि आप समझ रहे हैं इतने वर्षों तक यहाँ रहने के बाद में इतने सारे दोस्त और इतना अच्छा जीवन मैंने इस शहर में बिताया था, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में भी इतने सारे रिलेशंस थे लोगों के साथ में, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर यहाँ से गए, और वो एक दूर तक खालीपन, चूँकि देश बहुत सुंदर है ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पर लोग बहुत कम हैं, और एडिलेड तो वैसे भी आबादी के हिसाब से बहुत कम था उस टाइम पे, 2010 में 9 में तो एकदम कम आबादी थी। पर वहाँ का भी अपना 4-6 महीने का काफ़ी तगड़ा वाला एक्सपीरियंस रहा स्ट्रगल का, क्योंकि उस टाइम पे रिसेशन चल रहा था, तो जॉब्स वगैरह मिल नहीं रही थी। पर वहाँ पे देखो थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री ने कैसे सपोर्ट किया। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हम एयरपोर्ट से उतरे, रात के 9:45 बजे थे, और ये बता दूँ कि अंग्रेज़ों के देश में वो काफ़ी ज़्यादा मानक हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं कि 10 बजे के बाद में वहाँ कोई फ़्लाइट लैंड नहीं होती। क्योंकि वहाँ पे लोगों को डिस्टर्ब होता है सोने से, तो गवर्नमेंट लोगों का बड़ा ध्यान रखती है। हमारे तो रात को ही लैंड होती है। हाँ, और नहीं, वहाँ 10 बजे के बाद नहीं होती, तो 9:45 बजे हमारी फ्लाइट, लास्ट फ्लाइट थी। लेकिन मेरी वाइफ ने इंटरनेट से ढूंढ ढांड करके कुछ अपना जुगाड़ किया था कि गवर्नमेंट के साथ में ये था कि मीट एंड ग्रीट सर्विस एक होती है, वो हमको मिल गई थी। तो गवर्नमेंट के 2 लोग 2 गाड़ियाँ लेके हमको रिसीव करने आए थे, और एयरपोर्ट पर उतरे तो 3 लोग थे, हम, हमारी पत्नी और एक और कोई पैसेंजर था, बस उसके बाद कोई था नहीं वहाँ पे। बाहर आए तो बोर्ड लेकर के, हमारा नाम लेकर के वो 2 लोग खड़े थे, उन्होंने लाके हमको छोड़ दिया। और सुबह जब हम उठे तो 2 बजे थे, क्योंकि टाइम डिफरेंस था 5.5 घंटे का लगभग। और जब बाहर निकले नहा धो करके, तो इतना खूबसूरत देश, इतनी खूबसूरत सड़कें और घर मकान, पर एक आदमी नहीं था जिससे हम कुछ पूछ सके वहाँ के बारे में। चलते जा रहे थे, मतलब एक अजीब सा सफ़र शुरू हुआ। तो वहाँ दूसरे दिन हम 3-4 इंडियन से मिले, तो आराम से गप्पे शप्पे मार रहे थे, और उन्होंने इतना डिमोरलाइज्ड किया कि रिसेशन के टाइम में, पांडे साहब कहाँ से आ गए आप यहाँ तो कोई जॉब वॉब है नहीं। और मैं घर लौट के आया, मेरी पत्नी, दोनों लोग एक दूसरे को देखे और आंसू आ गए, क्योंकि हम इतना सब कुछ यहाँ से इस्टेब्लिश छोड़ के गए थे। हम लोग कोई इतनी ख़राब पोजीशन में नहीं थे, अच्छा खासा था, हम कमा खा रहे थे, मतलब जिस स्थिति में थे उससे ज़्यादा करने के लिए हमने ये त्याग किया था। ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स थी। पर फिर ये थिएटर काम ये आया कि यहाँ हम लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में अभ्यास होता है कि 4 दिन का, 10 दिन का शूट मिला या एक फिल्म मिली, आपने 1 महीने काम किया, फिर से आपको ABCD से शुरू करना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना है, करेक्ट। फिर से आपको वही स्ट्रगल, मतलब हर महीने 2 महीने बाद में आपको ABCD से शुरू करना। फायदा ये होता है कि हम कभी डिमोरलाइज नहीं, थकते नहीं हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने पांडे जी से कहा, हमने कहा देखो ऐसा है कि हम लोगों को एक हैबिचुअल स्ट्रगलर्स हैं, तो परेशान ना हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और कल से हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। तो हम सुबह 8:30-9 बजे के आसपास निकल जाते थे, रेडी होकर के सिटी जाते, ऑफिसेज में मिलते, जहाँ जिनके साथ में भी जो भी लिंक्स बन सकते थे बनाते, कोशिश करते। एंड हार्डली आई थिंक सो 4-5 डेज लगा हमको, और उसके बाद में एक सज्जन मिले, उन्होंने एक जॉब ऑफर की। वैसे करते करते फिर जो है तो वहाँ पे काम मिला हमको, हम काम करने लग गए। फिर मेरी वाइफ को 2-3 कोर्सेज भी करवाने थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में क्या होता है कि आप यहाँ से जितना भी पढ़ करके जाएं, लेकिन अगर आप वहाँ लोकल कोई कोर्स कर लेते हैं, लोकल आपका एक्सपीरियंस होता है या कोई रेफरेंस होता है,
तो उसको बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं। तो ये बात बड़ी जल्दी हमको पता चल गई, तो फिर उनके कोर्स वगैरह करवाए। 5-6 महीने काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रगल रहा, लेकिन उसके बाद में जब सब चीज़ें सेटल होना शुरू हुई तो मुझे लगता है कि आज मैं सचमुच उस मकाम पर हूँ जहाँ मुझे होना था या जहाँ मैं चाहता था कि रहूँ। लेकिन एक चीज़ हमेशा मैं बहुत मिस करता था, वो था मेरा थिएटर और अभिनय। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रह करके हिंदी से रिलेटेड कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं। कुछ एक लोग हैं जो थिएटर करते हैं, मैं 1-2 बार मिला भी, तो मुझे लगा कि यहाँ उतना ज़्यादा टाइम दे करके और बदले में कुछ खास मिलने वाला नहीं है, तो मन मार करके फिर मैंने वहाँ जाना उचित नहीं समझा। लेकिन जब ये कोरोना आया, ये लाइक अपना कोविड, तो मोदी जी की एक बात, पता नहीं काफ़ी लोग इस बात से सहमत होते हैं, उनके नाम से भी काफ़ी लोग चिढ़ते हैं, पर आप चिढ़िए उड़िएगा मत भैया, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें इंस्पायर करती हैं कई बार आपको, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका एक था कि जब कभी कोई संकट का काल आता है तो परेशानी में भी कहते हैं ना कि मौका ढूंढना चाहिए, अवसर ढूंढ लेना चाहिए। तो उस टाइम पे सब लॉकडाउन था, सब लोग घर के अंदर थे, तो कहीं कुछ जाने को नहीं मिल रहा था, और टेक्निकली हम लोग उतने साउंड्स नहीं थे कि लाइक हमको एडिटिंग आती हो या कैमरे का पूरा ज्ञान हो। हम लोग एक्टर लोग हैं, तो उतना ज़्यादा नॉलेज तो कुछ था नहीं। तो मेरी बेटी को भी बड़ी परेशानी हो रही थी, बच्चे को, कि बाहर नहीं जाने मिलता, कुछ नहीं। तो मैंने फिर डिस्कशन किया कि क्या करें, यूट्यूब शुरू करें, क्योंकि मैं पहले से एक्टिंग करना चाहता था, यूट्यूब में काम करना चाहता था, लेकिन ना तो टाइम मिल पा रहा था और ना वैसा कोई अवसर था। तो फिर उन छुट्टियों में हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट, जो भी होगा। तो मैंने ट्यूटोरियल्स लर्न किए, काफ़ी कुछ सीखा यूट्यूब से पहले, और फिर मैंने अपना चैनल शुरू किया, शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया। तो थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करनी शुरू की, फिर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देनी शुरू की, वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस देनी शुरू की। अभी मुझे लगता है मेरा चैनल ठीक ठाक सा है। नहीं, और काफ़ी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं, मैंने देखे हैं प्रोग्राम्स, काफ़ी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। हाँ, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। हाँ। मतलब अच्छी गाइड है ये, हाँ, मतलब लोगों को जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या उनके वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत एक अच्छी गाइडेंस है। जी जी, और बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं। जैसे कुछ लोगों को यहाँ पर, देखिए सारे एजेंट्स ख़राब नहीं हैं, किसी भी फील्ड में सारे लोग ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, लेकिन कुछ फ्रॉड लोग हैं, तो जिनके पैसे वैसे इधर उधर लोग मार गए हैं, वो फ़ोन करके पूछते हैं कि गाइड करिए। तो मैं पर्सनल लेवल पे भी लोगों को गाइड करता हूँ, और तमाम सारी चीज़ें हैं। जैसे आप सिडनी या मेलबर्न ही जाने की कोशिश करते हैं, तो मैं बताता हूँ कि नहीं भाई, करियर बनाने के लिए आप किसी छोटे टाउन में भी जा सकते हैं, किस तरह के बिजनेसेस कर सकते हैं, कैसी कैसी जॉब्स कर सकते हैं, पढ़ाई करना है तो क्या कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में मेरे वीडियोज़ होते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कि जो मैं थिएटर छोड़ करके गया था, तो मुझे लगता है थिएटर में आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 ऑडियंस मिलती है आपको, एक जब आप प्ले करने जाते हैं। लेकिन अगर आपका एक यूट्यूब पे वीडियो अगर चलता है 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, 20,000 या 10 लाख, जितने भी व्यूज़ आते हैं, तो इतने सारे लोग आपको देखते भी हैं और उससे लाभान्वित भी होते हैं। इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपकी एक्टिंग की जो कीड़ा है, ये कीड़ा वैसे भी जल्दी निकलता है, और लोग आपसे इंटरेक्ट भी करते हैं। ये बहुत खूबसूरती है इस पोर्टल की, बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट में मुझे एक सज्जन मिले, स्माइल देते हुए मेरे तरफ आए, तो मैंने देखा लेफ्ट राइट में, मैंने कहा किसको स्माइल दे रहे हैं, तो मेरे पास आए, बोले आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके वीडियोस वगैरह देखता हूँ। तो लाइक थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि ना वो वाली सक्सेस सही, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का ही वो एक तरह से, जो जैसे अब तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लाइक वेब सीरीज और ये सब कुछ, तो उसी तरह से यूट्यूब भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं तो मोटिवेट करूँगा कि जिन लोगों को, और थिएटर में जो काम कर रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगा, क्योंकि मैंने कई अपने क्लोज मित्रों से बात कभी कभी मैंने कहता रहता हूँ कि आप यूट्यूब के लिए काम क्यों नहीं करते, आप एक्टर अच्छे हैं, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दे सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारे टाइम पे युवा लोगों को बॉम्बे आना होता था और यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना होता था, जैसे आपने काम शुरू किया कि यहाँ की आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस देते हैं कि आप अगर टेक्निकली कुछ करना चाहते हैं तो आप टेक्नीशियंस बन सकते हैं, लाइटमैन बन सकते हैं, तमाम सारा आप जो यही मुझे आपके चैनल की सबसे बड़ी खूबसूरती लगती है कि आप केवल एक्टिंग पे फोकस न करके, और जो कैमरे के पीछे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कैमरे के सामने तो मुझे लगता है 5%, 10% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस कैमरे के पीछे, अंशुमन जी आप बताइए कितने लोग होंगे कम से कम कैमरे के पीछे? मतलब मैं जब फिल्म शूट करता हूँ तो कई बार हमारा क्रू होता है 400 लोगों का, और उसमें एक्टर कितने होते होंगे 400 में से? एक्टर 10-20 बाकी तो टेक्निकल क्रू है। टेक्निकल क्रू होता है। तो इंडस्ट्री में अगर शौक है किसी को, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक्टिंग ही करें,
कुछ और भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कोर्सेज वगैरह भी होते होंगे। जैसे कैमरा के लिए क्या, लाइक आज की तारीख में अगर कोई कैमरामैन बनना चाहता है प्रोफेशनल एक हमारे पास पूना में एक इंस्टीट्यूट है, FTI है, तो वहाँ पर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, ये सब चीज़ें, एडिटिंग वहाँ सिखाई जाती है। प्लस बॉम्बे में भी अभी एक स्कूल है, विस्लिंग वुड्स, अच्छा, सुभाष घई साहब ने स्टार्ट किया। वो भी प्रॉपर फिल्म मेकिंग सिखाते हैं, फिल्म मेकिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स बताते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लेकर के आते हैं, कैमरा से रिलेटेड या लाइट से रिलेटेड या जो भी आपके टेक्निकल फील्ड्स हैं, तो वहाँ से अगर आप करके आते हैं तो फिर काम मिलना थोड़ा आसान हो जाता होगा। काम मिलना आसान होता है, प्लस क्या होता है, आपका बेस करेक्ट है, आपका बेस सॉलिड हो गया, आपको बेसिक चीजें जो है वो क्लैरिटी आ गई है, तो अब आप क्रिएटिव पार्ट पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। अगर आप सीधा इसमें आओ तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि लाइट क्या होती है, की लाइट क्या होगी, उसी में बहुत टाइम आपका कनेक्शंस कैसे होते हैं, कैमरे की सेटिंग्स क्या क्या होती है, वो क्लैरिटी आपका बेस हो गया, तो आप क्रिएटिव पार्ट में ज़्यादा अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। राइट। अब जैसे मैंने ही जब वीडियोस बनाने शुरू किए तो मुझे तो कैमरे का एकदम ABCD नहीं पता था, मैं लेके ऐसे ऐसे घुमा देता था, तो पता चला बाद में अपने को इतना गंदा लगता था कि मैंने क्या रिकॉर्ड कर लिया। धीरे धीरे समझ में आया कि भाई कैसे होल्ड करना है मोबाइल, क्योंकि मैं तो अपने आईफोन से ही करता हूँ रिकॉर्ड, आज भी मैं उसी में एडिटिंग करता हूँ, उसी में सब कुछ करता हूँ, बिकॉज मेरे पास में बैठ के लैपटॉप में काम करने का टाइम नहीं होता। कहीं मैं अपनी बेटी को ले जा रहा होता हूँ तो उसकी क्लास है, तो मैं गाड़ी में बैठ करके अपना एडिटिंग कर रहा होता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने सीखा। तो ये चीज़ें मुझे लगता है बेसिकली अगर आप जाके किसी क्लासेस से या ऐसी इंस्टीट्यूशन से सीख करके, और फिर आपको वहाँ ग्रुप भी ऐसा मिलता होगा जो आगे चल करके आपको काम पाने में भी हेल्प करता है। बहुत फर्क पड़ता है। आप इंस्टीट्यूट में कोई, आप अगर मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, कोई डायरेक्शन सीख रहा है, कोई एडिटर सीख रहा है, तो हम लोग क्या मतलब साथ में दोस्त हैं, एक बैच के हैं, तो आज जब ग्रेजुएट करते हैं तो आगे चल के होते चल साथ में काम करते हैं, क्योंकि एक ट्यूनिंग बन चुकी है। करेक्ट। नहीं, जैसे कि मैं अपने टाइम पे देखता था, अभी मुझे नहीं पता है लेकिन कि कैसा सिनेरियो है, लेकिन हमारे टाइम पे कि जो NSD से लोग आते थे तो उनकी अलग बॉन्डिंग थी। मतलब आपस में भले एक दूसरे को 3-4 बैच आगे पीछे के होंगे, एक दूसरे को कभी देखा नहीं होगा, लेकिन कहीं अगर पता, जैसे ऑडिशन देने गए और वहाँ पता चल जाए कि यार हम लोग NSD के, तो वो उनका अपना एक ग्रुप अलग बन जाता है, अलग ही सपोर्ट मिल जाता है। राइट। तो इसी तरह से किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ करके अगर आप आते हैं तो वो एक आपको प्लेटफॉर्म जैसा मिल जाता है। और एक्टिंग में भी श्रद्धा, तुमने तो जैसे कि थिएटर वगैरह किया हुआ है, तो उस थिएटर के करने से तुम्हें एक्टिंग में कुछ बेनिफिट मिलता है? बहुत फर्क पड़ता है कि आप इतने सारे लोगों के सामने जब परफॉर्म करते हैं रिहर्सल्स में, उसमें भी आपके 10-15 लोग का तो क्रू होता ही है, परफॉर्म करते हैं, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है और आपके अंदर ये एक फीलिंग रहती है कि यार आज मैंने ऐसा किया, कल मैं इससे और बेटर परफॉर्म करके दिखाऊंगी, वो रहता है। और प्लस जब आप वो प्ले ऑडियंस के सामने करते हो तब आप एनालाइज करते हो, जब वो क्योंकि इंस्टेंट होता है ना, थिएटर तो क्या है, आपने परफॉर्म किया, उधर अच्छा किया बुरा किया वहीं पता चलता है, पब्लिक हुट करेगी या पब्लिक क्लैप करेगी, देन यू गेट टू नो दैट, इंस्टेंट पता चलता है। प्लस वो जो कॉन्फिडेंस आता है कि बॉस आई कैन परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, तो आई एम समवन, वो एक कॉन्फिडेंस जो है वो थिएटर देता है आपको। प्लस टेक्निकल नॉलेज बहुत होती है, इधर जाना है तो राइट लेग से मूव करना है, इधर जाना है तो ये राइट लेग को नहीं क्रॉस करके जाना है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो थिएटर हमें सिखाता है। और बाकी चीजें टेक्निकल हमें यहाँ पे आके सीख जाते हैं, जब हम कैमरे के सामने आते हैं तो वैसे सीख जाते हैं। और ये जो बारीकियां हैं प्लस जो कॉन्फिडेंस है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैंने यूट्यूब शुरू किया तो पब्लिक में जा करके आपको वीडियोस रिकॉर्ड करना व्लॉगिंग के टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एंड स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, क्योंकि वो एक माइग्रेंट कंट्री है, पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पर होते हैं, तो आपको क्राउड में पता नहीं होता कि कौन किस कंट्री का है और वो किस तरह से आपके इस काम को लेता है। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोल नहीं पाओगे। और अब आप यहाँ पे भी देख रहे हो, मैंने आज तक कभी भी जो है, तो जब से मैं यूट्यूब में अपने काम कर रहा हूँ, मैंने कभी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की है, और ये थिएटर की ही देन है कि जहाँ पे भी कहो, ट्रेन से लेकर के पब्लिक प्लेस में कहीं पर भी मैं शुरू हो जाता हूँ, अंग्रेजों का ऑफिस हो, कई सारे लोग बैठे होते हैं, मैं अपनी बातें करने लगता हूँ नॉन स्टॉप, फिर चुप कराना मुश्किल होता है मैं अपनी बात कह करके काम करके निकल के आ जाता हूँ। कई बार तो कुछ लोग रोक भी रहे होते हैं, लेकिन मैं अपना काम करके निकल करके आ जाता हूँ। होते हैं लोग, मिलते हैं तरह तरह के बात, मैं जैसे फ्लाइट में भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो कई बार वहाँ पर भी, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए ब्लॉगिंग करते टाइम कि कम टाइम में मैक्सिमम आप मटेरियल निकाल लो और चुपचाप करके बाहर इन्फॉर्मेशन दे दें। अच्छा शक्ति जी, आपको कितना टाइम हो गया ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए? ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होकर के 2009 में मैं गया था, दिसंबर में, लगभग 16 साल पूरे हो गए। 16 साल जी। तो एक्चुअली ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था, जो आपकी लाइफ चेंजिंग डिसीजन था आपके लिए। बहुत बड़ा।
तो क्या क्या कोई डर था या फियर था आपके मन में कि मैं वहाँ जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा, इस तरह की कोई भी चीज़ थी आपके मन में? बहुत सही क्वेश्चन किया श्रद्धा तुमने। हम पहले तो उत्साहित थे, लेकिन ऑफ कोर्स डरे हुए थे, क्योंकि उसके पहले हम कभी विदेश नहीं गए थे। और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से सामान्य आदमी शायद इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता। और ये बिल्कुल सच मैं बता रहा हूँ, मेरे मित्र हैं और वो दोनों ही मित्र इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, इस वक्त हैं। उनका नाम है कल्याणी जी, और एक दूसरे मित्र हैं, वो रहते हैं पर्थ में, अभी नाम याद आ जाएगा मैं बता दूंगा। तो ये लोग यहीं पर मिले थे, क्योंकि जब हमारा प्रोसेस चल रहा था तो किसी न किसी के माध्यम से 2-4 लोग मिल गए थे जो उस टाइम पीरियड में प्रोसेस कर रहे थे, जिनका वीज़ा आ चुका था। घनश्याम भाई उनका नाम है। तो ये दोनों हमसे पहले मेलबर्न जाके 2 महीने रह के आए थे, और रिसेशन टाइम था, 2 महीने इनको जॉब नहीं मिली थी और काफ़ी पैसे खर्च करके आए थे। ये हमारे घर चल करके आए। हमें जाने के लिए केवल अंशुमन जी केवल 3 महीने बचे थे, और घर आकर के नहीं 3 महीने, 1 ही महीने बचा था। हम पूरी तैयारी कर चुके थे, हम सारा सामान सब कुछ यहाँ से गांव भेजना, जो दोस्तों को देना, क्योंकि मुझे अपना घर खाली करना था। तो वो सब हम कर चुके थे, और इन्होंने आकर के बताया कि शक्ति जी अभी मत जाइए, रिसेशन चल रहा है और जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ओह माय गॉड। ऐसे में मैं अच्छा खासा काम कर रहा था, अच्छा कमा रहा था, मेरी वाइफ अच्छा कमा रही थी। अब बताया ना, लोखंड वाले में घर अच्छी लाइफ जी रहे थे, और हम वो 1 महीने सीरियसली सो नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास केवल 1 महीने बचा था। अदरवाइज तो हमारा वीज़ा जो है तो ख़त्म हो जाता, वीज़ा की डेट ख़त्म हो जाती। तो अब हमारे पास करो या मरो वाली स्थिति थी। फिर मैंने फिर से वही एक जो कहते हैं कि चाहे ब्लंट डिसीजन कह लो या भगवान की कृपा से कठोर निर्णय लेने की स्थिति में मैं पहुंचा। मैंने पांडे जी से कहा, मैंने कहा पहले हम क्या था, सोचा था हमने कि हम ये घर किराए पे नहीं उठाएंगे अपना, और सब सामान एज इट इज़ रखेंगे, जाएंगे 1 साल बाद जब लौटेंगे तब हम उठाएंगे। मैंने कहा पांडे जी वहाँ जैसे, मैं अपनी वाइफ को पांडे जी वैसे भी बुलाता हूँ, जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं उन सबको पता होगा। तो मैंने कहा पांडे जी एक काम करते हैं, ये घर किराए पे उठा के चलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ घर रहेगा और वहाँ ज़रा सा भी स्ट्रगल होगा तो मन भागेगा, क्योंकि मन थोड़ा से कन्वीनियंट प्लेस ढूंढता है ना, तो कंफर्ट की तरफ भागे। तो हमने कहा ये सारे रास्ते ही बंद कर दो और एकदम से अपने को मौत के मुंह पे झोंक दो, अब जो होगा सो वहीं पर देखा जाएगा। सचमुच ये डिसीजन बहुत बड़ा था। मेरी वाइफ रोने लग गई कि ऐसे कैसे आप कर रहे हैं इतने बड़े बड़े डिसीजन, लाइफ इतनी सेटल्ड है, लोगों के बीच में अगर नहीं सक्सेस हुए लोग मजाक उड़ाएंगे, ये सब कुछ आपको जीना पड़ता है। लेकिन मैंने ज़िद में अपने घर को किराए पे उठाया, सारा सामान इधर उधर कर दिया, और जब एडिलेड उतरे थे तो बिल्कुल इसी तरह से समझ लीजिए कि आप एक जंगल में उतर गए हैं। अब इसके आगे की कहानी कैसे शुरू होगी कुछ नहीं पता था। ये सबसे बड़ा फियर था कि इस रिसेशन टाइम में एक नई कंट्री में बगैर किसी व्यक्ति को जानते हुए हम वहाँ सक्सेस होंगे कि फेल होंगे। बट अपना एक गट फीलिंग थी और ईश्वर का भरोसा था। अपना कठिन जो, ये फिर से मैं कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री इतना मजबूत बनाती है आपको, स्ट्रगल करने की इतनी ताकत देती है कि इसके दम पे हम वहाँ पर पहुँचे। ये मेरा सबसे बड़ा फियर था, और इसी तरह से हमने अपने फियर को जीता भी। आपको वहाँ पहुँच के पहला सरप्राइज क्या मिला ऑस्ट्रेलिया पहुँच के? ये भी बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है, और मुझे आज दिन भी हंसी आती है इस सवाल का। जब जवाब में मतलब याद आता है मुझे, सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो पहली बात तो जॉब न मिलना था, और उसके बाद जब जॉब मिली तो एक चीज़ की फैक्ट्री में सबसे पहले हमने जा कर के, मतलब वो है पूरी कहानी है कि किस तरह से एक यहाँ पे चलिए मैं पूरी बात बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा क्या है ना, उछल कूद बंदरों की तरह करता रहता था। तो एक बार यहाँ पे पेपर में ऐड निकली थी मशरूम वगैरह उगाने की, जो है ट्रेनिंग का। yes. सुना होगा। हाँ। तो मैं पांडे जी से बोला, मैंने कहा ये सीख लेता हूँ, उसमें बड़ी अच्छी इनकम। मैंने कहा यहाँ साइड में कुछ हम कर लेंगे। मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता था फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी। तो वो खूब झगड़ा की, बोले नहीं, हम फालतू में 7-8 हज़ार रुपये, उसकी 2 दिन की फीस थी, और ये उस टाइम की बात है जब 7-8 हज़ार रुपये मैंने रखते थे भाई हम जैसे लोगों के लिए। तो मैं जिद करके गया और मैं वो करके 2 दिन में आया। उसके बाद वो महीनों टॉन्ट कसती रही कि अब वो मशरूम क्यों नहीं उगा रहे हो। अब यहाँ छोटे से घर में मशरूम क्या होगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट रखा था। तो हुआ क्या कि सबसे पहले हमने जो है वहाँ पे हमको ये बड़ी मुझे लगता है इंस्पायरिंग होगी घटना कि जब हमने बताया था मैंने पहले कि हम सुबह निकलते शाम को लौटते। लोग क्या घरों में बैठे रहते थे और केवल इंटरनेट से जॉब्स ढूंढते थे, लेकिन मैं पर्सनली, हम इंटरनेट वाला भी काम शाम को करते और पर्सनली जाते। तो एक ऑफिस से निकलते निकलते मुझे एक जो है तो पैम्पलेट मिल गया, और उसमें एक कैंसर काउंसिल वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कुछ पोस्ट निकली हुई थी और उसका आखिरी दिन इंटरव्यू का था और एड्रेस वैड्रेस पता नहीं था।
तो मैंने एक गोरी मैम से पूछा कि एड्रेस कहाँ है, तो उसने बताया कि यहाँ से 3 किलोमीटर लगभग दूर है, मोबाइल में देख करके और ऐसे ऐसे जाओ आप। तो फिर मैंने वही एड्रेस अपने मोबाइल में डाल के, गर्मियों का मौसम, टैक्सी करने के लिए डर लगता था कि पता नहीं कितने डॉलर्स लगेंगे, बस का कुछ पता नहीं था, और टाइम हो रहा था करीबन 12 बज रहे, तो 2 बजे क्लोजिंग टाइम था। हम धूप में, मैं और मेरी वाइफ, वो 3 किलोमीटर पैदल चल करके गए, और जब गए तो उसमें लिखा था कि पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, उन्हीं का इंटरव्यू होगा, और हमने तो कोई रजिस्ट्रेशन किया नहीं था। तो सामने रिसेप्शन में एक गोरी लड़की बैठी थी, तो उसने पूछा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? तो भैया कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं वो, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ होता है, सब जायज़ है। तो मैंने झूठ बोला, मैंने कहाँ रजिस्ट्रेशन कर दिया, इंटरव्यू कहाँ हो रहा है वो बताओ आप मेरे को। अच्छा, पांडे जी मेरी कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हैं और मेरा बैकग्राउंड तो हिंदी वाला और संस्कृत वाला है, फिर भी बात सब मैं ही करता हूँ आगे जाके। अंदर उसने भेज दिया, उठी और आकर के बोली अंदर जाके लेफ्ट में हॉल है, आप जाइए। वहाँ एक लंबी सी टेबल थी, चारों तरफ उसमें जो है 20-22 जो है कैंडिडेट बैठे हुए थे। 3 या 4 लोग सिडनी से आए थे एडिलेड में इंटरव्यू के लिए, वो बैठे थे। और मैं दरवाजे से घुसते ही मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ, पैदल चल के इतनी दूर से इतनी धूप में आया हूँ ये इंटरव्यू करने के लिए, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लेकिन प्लीज़ हमको रिफ्यूज़ करने से पहले हमारा इंटरव्यू कर लीजिए, और हम अभी इंडिया से आए, हमको जॉब की बहुत ज़रूरत है। मतलब बगैर उनकी कोई बात सुने हुए मैंने अपनी पूरी बात उन पे चेप दी इंडियन स्टाइल में। तो वो जो लेडी थी उसने जग से पानी डाला और मुझे दिया, और उसने कहा कि आप पानी पियो और चुपचाप बैठो शांति से, हम आपका इंटरव्यू करेंगे। उसके बाद भाई इंटरव्यूज़ के राउंड शुरू हुए, मुझे छोड़ के वो सबसे मतलब वो 1.5 घंटे इंटरव्यू चलता रहा। पानी जी मेरे बगल में बैठी थी, उनसे शुरू करके सबसे करती, मुझसे उसने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। तो मैं समझ गया कि इसने मेरे को पहले, मतलब द वे आई एंटर्ड, उसने मुझे फेल कर दिया। हाँ। तो जब सबका हो गया तो मैंने पूछा कि आपने मेरे से तो कुछ पूछा ही नहीं। तो उस लेडी ने कहा कि द वे यू एंटर्ड एंड स्पोक टू मी, यू गॉट सेलेक्टेड। तो तुमसे कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही तो बंदा चाहिए। राइट। हमने 3 दिन की ट्रेनिंग की, और 3 दिन की ट्रेनिंग भी पेड है। ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी ईमानदारी कि उन्होंने हमसे TFN नंबर, वहाँ पे जो टैक्स वगैरह टैक्स फाइल नंबर बोलते हैं, वो ले लिया था। हमें तो पता ही नहीं चला, और हमारी 1 हफ्ते बाद सैलरी भी आ गई थी। जब चौथे दिन हम फील्ड पे गए तो फंड रेजिंग की जॉब थी। भाई मुझसे तो नहीं हो पाया, पांडे जी ने फिर भी कर लिया। पर दोपहर में मैंने पांडे जी को, देखो कई बार अपनी ज़िंदगी में ना डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब आपको समझ में आ जाए कि ये काम मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, तो आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने हाफ डे के बाद ही पांडे जी को बोला, मैंने कहा पांडे जी हम लोगों का काम नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, और हम इसलिए नहीं आए, हम कुछ और करेंगे। हालांकि पांडे जी ने तब तक 3 या 4 जॉब्स कर ली थी, तो $70 एक जॉब पे मिलना था, पर मैंने उस चीज़ को रुकवा दिया। और माइकल हमारा टीम लीडर था, उसको हमने अपना जो भी था दिया, उसको डॉक्यूमेंट्स और पेपर पर हम चले आए। फिर वहीं हमको एक व्यक्ति मिला जो 1 हफ्ते बाद उसने फ़ोन किया, बोले पांडे जी जॉब मिल गई? मैंने कहा नहीं। बोले हाँ एक मशरूम फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब कोई खेतों वाली नहीं, पूरी एयर कंडीशन, वो मेरे ख्याल से 500 स्क्वायर मीटर की, बड़ी अच्छी सी। तो बोले वहाँ चलिए, इंटरव्यू चल रहा है, चलते हैं। तो हम लोग 7 फैमिलीज़ गए अपनी इतनी गाड़ियों में, और 7 फैमिलियों में से वो जो मैंने कोर्स किया था 4-5 साल पहले, जिसके लिए पांडे जी ने मुझे इतना डांटा था, उस सर्टिफिकेट की वजह से हमको जॉब, वहाँ पर पहली जॉब वो मिली थी। पर वो बोलते हैं ना कि कुछ भी सीखा हुआ, कुछ भी करा हुआ वेस्ट नहीं जाता। एग्जैक्टली। तो वहाँ हमको एक लड़की मिली, उसका नाम था विक्की। तो विक्की ने बोला कि ये चूंकि 95 किलोमीटर दूर था हमारे घर से जॉब, तो बहुत टाइम आने जाने में लगता था। तो बोले आपके एडिलेड से नज़दीक एक और फैक्ट्री है, चीज़ फैक्ट्री है, वहाँ की ऑनर मुझे जानती है, अगर आप जॉब करना चाहो तो मैं उनसे बात करती हूँ। हमने कहा कर लेते हैं। तो उसने भेजा हमको, हमने वहाँ जॉब मतलब हमको मिल गई। तो सबसे बड़ा सरप्राइज़ इस कंपनी में लगा कि 4 आदमी का काम 1 आदमी को करवाते थे। बहुत फास्ट, इतना गंदा, मतलब इतनी मेहनत करवाते हैं वो लोग। करवाते क्या, उनके पास लोग कम है तो आपको मशीनों के साथ काम कर, उतनी स्पीड से काम करना पड़ता है। यहाँ हम जब इंडिया में देखते हैं कि इतने से काम के लिए कम से कम वो 5-6 लेबर रखेंगे, वहाँ 1 आदमी कर रहा होता है। तो वो बहुत सरप्राइजिंग था। उसके बाद तो मुझे लगा कि यार भैया इंडिया में बगैर खाना खाए भी पड़े रहते तो ठीक था। हालांकि ये सब जगह नहीं होता, लेकिन ऐसी जगहों में हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, मैन पावर कम है ना। हाँ मैन पावर कम है। तो वो मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज लगा कि यार ऐसे भी काम करते हैं मतलब इंसान। तो यस, दैट वाज माय लाइक बिगेस्ट सरप्राइज एट दैट टाइम। वाओ, दैट्स अ गुड सरप्राइज। अच्छा, आपको ये YouTube, आप यूट्यूबर है जी, आपको ये YouTube का चैनल का आइडिया कहाँ से आया? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। देखिए आप सवाल बहुत अच्छे करते हैं, कैमरे के पीछे रह करके आपने बहुत कहानी सुन रहा हूँ, मेरे को सवाल अंदर बहुत बोल के आ रहे हैं। राइट। ये क्या होता है कि जो एक्टिंग है ये अपने आप को लोगों तक प्रस्तुत करने का, पहुंचाने का माध्यम होता है।
अब चूंकि वहाँ थिएटर या फिल्मों का तो स्कोप था नहीं ऑस्ट्रेलिया में, और जब हम गए थे 2009-10 तक तो इतना कुछ ये सब चीज़ें भी नहीं थी, यूट्यूब और ये सब चीज़ें, मतलब ये प्लेटफॉर्म उतने ज़्यादा विकसित नहीं हुए थे। मेरे ख्याल से 14-15 के बाद में ये सब यूट्यूब वगैरह जो है तो आने शुरू हुए। तो इसमें जब हम लोगों के वीडियोस देखते थे तो लाइक गांव खेड़े से, छोटे शहरों से लोग करके, और इतने अच्छे पॉपुलर हो रहे थे और इतना अच्छा कंटेंट बना रहे थे, नॉर्मल चीज़ें। लेकिन मैंने देखा कि लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं जो नेचुरल है। जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में क्या पहले स्क्रिप्टिंग होती है, मतलब 50 बार फिल्टर होता है तब जा करके एक एपिसोड सामने आता है, चाहे टीवी के माध्यम से हो चाहे कैसे भी, लेकिन उसमें लोग रॉ चीज़ों को बहुत पसंद करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना थिएटर सीखा है, इतना ज़िंदगी भर का जो अनुभव है, और अब इस देश के बारे में अगर बताना है, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था मेरे ख्याल से हिंदी में ऑस्ट्रेलिया से मुश्किल से 5-6 लोग या 7 लोग ही यूट्यूब में काम कर रहे थे। अब तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 8-10 चैनल ही हैं जो हिंदी के वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं, और मुझे लगता है मेरा भी चैनल उनमें से एक है। कहीं पे भी आप डालोगे तो मेरा चैनल आ जाता है और ठीक ठाक से व्यूज़ आते हैं। तो मुझे लगा कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनको सही और राइट इन्फॉर्मेशंस मिल सकें, और मैं इस देश को एक्सप्लोर कर सकूं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। और हम थोड़े से घुमंतू टाइप के लोग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब घूमना पसंद करते हैं और मतलब अच्छा खासा विद इन कंट्री ट्रैवल करते रहते हैं। तो मुझे लगा ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाएं। और वो एक्टिंग का कीड़ा अगेन वो पुश कर रहा था कि लोगों के सामने आओ, और थोड़ा सा आप कह सकते हैं मैं थोड़ा सा बिलीवर हूँ, एस्ट्रोलॉजी पे भी बिलीव करता हूँ, कि शायद स्टार्स भी मुझे पुश कर रहे थे कि आ जाओ भाई फ्रंट में, अब एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है। तो यस, इस तरह से ये कई चीज़ें मिल करके मुझे जो है, और जब तक मैं एक्टिंग छोड़ के 5-6 साल रहा वहाँ पे, तो अंदर ही अंदर कहीं घुटता रहता था। मेरे आसपास दोस्त होते थे, बहुत कुछ होता था, लेकिन मैं उनसे कभी रिलेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आदमी फिल्मी हो, थोड़ा सा बदफड़ूस हो, टेबल पे बैठें, फिल्म बने, रिलीज हो जाए चाय पीते पीते, और फ्लॉप भी हो जाए और उठ जाए, मतलब समझ रहे हैं ना, हम इस तरह के एटमॉस्फेयर से गए हुए थे। तो वहाँ ऐसी कोई बातें ही नहीं होती। वहाँ बातें होती हैं यार घर खरीदना है, यहाँ इतना पैसा कमाना, 24 घंटे पैसे 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 की बातें करने वाले लोग। एक आर्टिस्टिक मूड ही किसी का नहीं होता था। पर जब मुझे ये मिल गया, लाइक यूट्यूब शुरू किया, मैंने सीखा एडिटिंग। बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, तो बहुत हिम्मत करता, मतलब कई बार तो मुझे लगता कि मैं कल से शुरू करूँगा, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करने जाता तो सब कुछ हाथ पैर पीले, मतलब क्या ठंडे पड़ जाते। लेकिन फिर मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, लर्न किया धीरे धीरे, और फिर कैसे भी करके आगे बढ़ा। और अब मैं एंजॉय करता हूँ। अब तो बस कैमरा उठाता हूँ, बस शुरू हो जाता हूँ, बस ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, और बस इसी तरह। हाँ, ऑडियंस का बड़ा प्यार मिला है, लोगों ने बहुत लाइक किया, और यूरोप में देखते हैं, अमेरिका में लोग देखते हैं, हर जगह से देखते हैं। अच्छा, कभी इनमें से किसी की वियर्ड कुछ रिक्वेस्ट आई हो? बहुत सारी वियर्ड रिक्वेस्ट आती रहती है। सबसे वियर्ड कौन सी लगी आपको? फनी, जो फनी रही हो? तो लोगों का एक कमेंट आया था कि आप ऑस्ट्रेलिया में विदेश में रहते हैं तो आपकी बेटी गोरी क्यों नहीं है? मुझे क्या सोच रहे हो कि भाई मैं अंग्रेज नहीं हूँ तो मेरी बेटी कहाँ से अंग्रेज होगी, है ना, काफी वियर्ड। और दूसरे ये लगा कि आप केवल इंडियन्स से बातें क्यों करते हैं, जा करके आप अंग्रेजों के साथ में भी बातें करें। तो मैंने कहा मेरा हिंदी चैनल है, अगर मैं अंग्रेजों के साथ में बात करूंगा तो मेरी जो ऑडियंस है वो रिलेट नहीं कर, हो सकता है 5-10% लोगों को समझ में आए चीज़ें, और फिर आपके जो यूट्यूब का चैनल का जो अपना एक जॉनर है, जो फील्ड है, जो विषय है, उससे वो अलग हट करके नहीं होता है। तो इस तरह से, और कई बार तो लोग कुछ और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं जो, मतलब आप समझ रहे हो ना, लोगों के दिमाग में है कि अंग्रेज़ औरतें पूरी मतलब बहुत ही ओपन, ऐसा वैसा होता है, वो सब क्यों नहीं आप दिखाते हो? तो वो सब इररिलेवेंट चीज़ें हैं। तो वियर्ड लोग हैं, बड़े फ़नी लोग हैं, कई बार तो बहुत जेलस वाले लोग हैं, मतलब अजीब से कमेंट्स करते हैं। पर शुरू में मैं तो, मुझे लगता था, तकलीफ होती थी, अब तो मैं एंजॉय करता हूँ, मतलब हाँ ठीक है, भले तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम, कुछ लोग इतने बड़े कमेंट्स करते हैं 2-2 पेज के, और बड़े, तो फिर उतना पढ़ने का टाइम भी नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे लोग हैं। और मैं अभी आपको एक रीसेंट डेज की, आने के 1 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ। एक यहीं के मुंबई के हैं, वो DIG रह चुके हैं, और मैं जैसे ऑफिस से निकला तो सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अच्छे लंबे चौड़े, मतलब और उन्होंने कहा, शक्ति सर, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ और हम बहुत पसंद करते हैं, मेरी पूरी फैमिली, फिर उनकी वाइफ, उनका बेटा और उनकी बहू, सारे लोग आ गए। मतलब ऐसे जब लोग प्यार देते हैं ना, तो लगता है कि यार मैं शायद कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, तभी लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छा ही काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है यही, हाँ, मैं कह रहा था उतनी देर बाद, ये हो नहीं पाई कि जो लोग थिएटर में काम करते हैं या एक्टिंग का काम करते हैं,
उन लोगों से भी मैं कहता हूँ कि आप लोग भी YouTube या इस पब्लिक प्लेटफॉर्म्स जितने हैं उनको अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करो तो आप इतना अर्न भी कर सकते हो, क्योंकि मैं YouTube से भी अर्न करता हूँ, ऐसा नहीं कि उसकी अर्निंग से मेरा कुछ चल रहा है, लेकिन उससे इतना अर्न कर सकते हो कि आप मुंबई में जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो उसमें सर्वाइव कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, डेफिनेटली पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप लोग इतने पेशेंस के साथ, इतने डेडिकेशन के साथ तीनों लोग काम करते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि कैमरे के पीछे मुस्कान है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करती हैं मुस्कान। मैं बाद में कोशिश करूंगा कि इनको लाऊं आपके सामने। और अंशुमन जी तो बहुत बड़े कैमरा मैन हैं, इन्होंने कई फिल्में में। अच्छा अंशुमन जी, आपने कितनी फिल्में की? देखिए बात मेरी हो रही, लेकिन मैं बीच बीच में इनके बारे में बात पूछ रहा हूँ। आई थिंक 54 फिल्म्स कर चुका हूँ। 54 फिल्म्स की हुई हैं। उनमें से सबसे बड़ी फिल्में अगर मैं पूछना चाहूँ कि 5-6 फिल्मों के नाम बताएं तो? शिवाय, ये इनकी अजय देवगन वाली। हाँ, अच्छा जी, उनके साथ में काफ़ी फिल्में करी हैं। हाँ हाँ। फिर नो एंट्री, नो एंट्री, अच्छा वो नो एंट्री तो मेरी ऑल द टाइम लाइक बहुत फेवरेट फिल्म है, उसमें भी थे आप? हाँ, अच्छा, बड़ी हिट फिल्म, बड़ी हिट फिल्म थी। यस, अभी ऐसे हम पूछ सन ऑफ सरदार। अच्छा सन ऑफ सरदार किया, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करे हैं। हाँ हाँ। एक अभी आपने वो लास्ट ईयर जब मैं आया था तो वो फुटबॉल वाला क्या था वो? मैदान उसमें भी आपने किया था। मैदान मैंने पूरी फिल्म नहीं शूट करी थी, उसका स्पोर्ट्स, लेकिन वो बहुत अच्छा शूट था, मैंने वो वीडियो देखा था लाइक। और पास्ट भी की थी ना? पास्ट एक फिल्म करी थी, हाँ। जिसमें मैंने कोलैबोरेट किया था एक कैमरामैन के साथ जिनका नाम है रसल कार्पेंटर। अच्छा, वो तो जिन्होंने टाइटैनिक शूट करी है, उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए कितनी बड़ी हैसियत है ये। और आपके फादर की एक मूवी मुझे पता है, करण अर्जुन, उसके मेन कैमरामैन आपके फादर ही थे। मेरे डैड थे, काका ठाकुर। उन्होंने काफी फिल्में करी है, मेरा गांव मेरा देश, अच्छा, सनम तेरी कसम। अरे बड़ी बड़ी फिल्में की। और श्रद्धा, तुमने कौन कौन से लाइक शोज किए हैं, क्या क्या है तुम्हारा? मैं 15-16 साल हो गए मुझे काम करते हुए। हाँ। और श्रद्धा का मैं बता दूं, जिस साल मैं जा रहा था उसी साल श्रद्धा मुंबई आई थी। हाँ। और शुरुआत इन्होंने मेरे साथ थिएटर में किया था। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सबसे बड़ा शो तो ये है लाइट्स कैमरा मस्ती। हाँ, सबसे बड़ा तो लाइट्स कैमरा मस्ती है। और शुरुआत मेरी हुई थी चिल्ला पार्टी फिल्म से, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। मैंने देखी वो फिल्म। उसके बाद फिर बहुत सारे शोज किए, टीवी शोज बहुत किए हैं। योद्धा अकबर बहुत ही फेमस शो हुआ था, जर्मनी में, इंडोनेशिया में। आज भी फैंस उसको देखना पसंद करते हैं उस शो को। और बहुत सारे शोज हैं, आसमां से आगे, क्वींस है, हम, अजूनी, गहना, सो मेनी। तो बस धीरे धीरे पाइपलाइन में वो नाम आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। एंड जो बस सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि मुंबई ने मुझे एक्चुअली खुले हाथों से वेलकम किया। जो मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था, तो विदाउट सपोर्ट सरवाइव करना थोड़ा सा। हाँ, बट मुंबई, अगर आप में टैलेंट है और आप में मेहनत करने की वो है, कुव्वत है, सामर्थ्य है, तो मुंबई आपको वेलकम करता है। बिल्कुल। शुरुआती दिनों में एक दौर ये भी आया था अंशुमन जी, एक टाइम ऐसा आया था कि मैं यहाँ पहले हॉस्टल में रहता था, तो मैनेजर से झगड़ा वगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, ये सब यंग ब्लड था। हम लोग नॉर्थ इंडियन, थोड़ा सा उस टाइम पे हॉस्टल की पॉलिटिक्स वो सब यूनिवर्सिटी लेवल की करके आए थे, तो बर्दाश्त नहीं होता था, तो निकाल दिया गया हमको हॉस्टल में। कभी ये नहीं कहता हूँ मैंने हॉस्टल छोड़ा, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे हॉस्टल से निकाला गया था, जो सच है वही बोलना चाहिए। तो एक दौर ऐसा आया कि कोई काम नहीं और कुछ नहीं, मैं रह रहा था। मेरे पास में 1 महीने तक ऐसा था कि मेरे पास में केवल 1000 रुपये थे और 800 रुपये मुझे किराया देना था, क्योंकि मैं अकेला रहता था। तो 200 रुपये में मुझे पूरे महीने सर्वाइव करना था। तो वो मेरे ख्याल से 94-95 की बात होगी आई बिलीव। तो मैं चने 2 किलो लाया था, 2 या 3 किलो, और उसमें से मैंने जो है तो 20 दिन गुजारे थे। शाम को पिला देता था और नमक मिर्च से सुबह उन्हीं को खा करके फिर स्ट्रगल करने जाता था। तो मतलब लाइफ में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में आता है, बिल्कुल होता है ना? हाँ। और लेकिन उन दिनों ने मुझे इतना मजबूत किया कि अब मुझे अगर कोई जंगल में भी छोड़ा है तो मुझे डर नहीं लगता कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। नहीं, मुझे लगता है मैं कहीं पे भी कुछ भी करूंगा। मुझे लगता है इस तरीके से तो मुंबई मैक्सिमम लोगों को मजबूत करती है, इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस गेन करने को मौका मिलता है। जन्नत बोलते हैं मुंबई को, जन्नत। इसीलिए। और अभी भी मुझे इस शहर से, जबकि ये शहर बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे टाइम पे तो कितना खूबसूरत लगता था, पर अभी भी मुझे यहाँ से असीम मोहब्बत है, प्यार है। दोस्तों, अभी बहुत सारी बातें करना बाकी है शक्ति जी से,
तो अगले हफ्ते हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में और भी बातें करेंगे और भी वैल्यूएबल इंसाइट्स लेंगे शक्ति जी से ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इंडिया के बारे में, कि आगे वो क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। तो देखिए अगला एपिसोड लाइट्स कैमरा मस्ती का। कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती।